कृपया जोरदार तालियों से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें और भारत मां की जय घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री संजय कुमार शुक्ला सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से, कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, देश की खनिज संपदा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा राज्य देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है एवं विभिन्न खनिजों के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। मैंगनीज और कॉपर अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, रॉक फॉस्फेट में दूसरा, चूना पत्थर में तीसरा और कोयला उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पन्ना के मचकवा हीरा खदान में वर्ष 2024 में पुनः उत्पादन प्रारंभ किया गया है। यहां से प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन का लक्ष्य है। साथ ही छतरपुर के बंदर हीरा ब्लॉक, जिसमें 32.2 मिलियन कैरेट का भंडार है, नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्थित मलांज खंड खदान भारत की सबसे बड़ी कॉपर अयस्क खदान है, जहां से प्रतिदिन 5,000 से 10,000 टन कॉपर अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये खदान भारत के कुल कॉपर अयस्क भंडार का लगभग 70% हिस्सा रखती है। ये खदान देश के कॉपर अयस्क उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बैतूल एवं छिंदवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एवं वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अधीनस्थ कई खदानें संचालित हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें सिंगरौली जिले की सासन कोयला खदान भारत की बड़ी निजी क्षेत्र की कोयला खदान में से एक है, जो कि अपने विशाल खनन उपकरणों एवं उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो राज्य एवं राज्य की ऊर्जा की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्यों में से एक है, जिसमें सतना, रीवा, कटनी, पन्ना, दमोह, नीमच और धार जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रसायन उद्योगों में होता है। चूना पत्थर का प्रदेश में देश का मात्र 9% भंडार होने के बावजूद मध्य प्रदेश देश के चूना पत्थर उत्पादन में 15% का योगदान करता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयले, चूना पत्थर और अन्य आवश्यक संसाधनों के कारण भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, जो प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन यानी CBM एवं प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। विशेषकर शहडोल और दमोह क्षेत्रों में CBM का उपयोग बिजली उत्पादन, औद्योगिक ईंधन और उर्वरक निर्माण में होता है। ये कोयले से कम प्रदूषणकारी है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। राज्य अपनी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए न केवल खनिज संपदा बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का भी बेहतर उपयोग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेट जीरो मिशन के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश अग्रसर है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा के साथ साथ अन्य औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। यहाँ बिजली की प्रचुरता, जल संसाधन और कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, जो औद्योगिक संचालन के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से देश के मध्य में स्थित होने के साथ साथ यहाँ 5.1 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें, 6 इनलैंड कंटेनर डिपो यानी ICD और 7 हवाई अड्डे हैं, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आसानी से जोड़ते हैं। राज्य निवेशकों और खनन धारकों को व्यापक सहायता प्रदान करता है एवं खनन परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न विभागों से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने में सहयोग प्रदान करता है।
राज्य की प्रचुर संसाधन, अनुकूल नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ मध्य प्रदेश खनन उद्योग में निवेश और विकास के असीमित अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को साकार करने हेतु 2015 में खनिज कानून संशोधन के साथ जिला खनिज निधि यानी DMF की स्थापना की गई। अब तक 7,531 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन विभाग खनिज ब्लॉक नीलामी में भी अग्रणी रहा है। आज की दिनांक तक प्रदेश में 78 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश को देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राज्य को जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा मुख्य और गौण खनिज नीलामी के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला है, जो राज्य के खनिज संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता का प्रमाण है। 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव के समापन सत्र में हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के सभी माइनिंग क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण निकाय हैं उनके MD, CEOs, सीनियर ऑफिसर्स, भारत सरकार के खनिज मंत्रालय के डायरेक्टर अंशु पांडे जी, हमारे राज्य शासन के अधिकारी मित्र, सामने बैठे माइनिंग क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगपति, उद्यमी, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सभी प्रकार के तकनीकी एक्सपर्ट्स, माइनिंग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी जो अलग अलग सेक्टर और जियोलॉजी को समझते देखते हैं, पत्रकार मित्रों, देवियों, सज्जनों, 2 दिनों में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा एक दूसरे से, और इस विषय के बारे में जो भारत सरकार के अधिकारी आए थे उनके जो प्रेजेंटेशन हुए उससे हमें बहुत सारी बातें पता चली, बहुत सारा डेटा मिला। हमें 1-2 नए पोर्टल के बारे में पता चला जहां भारत सरकार बहुत सारे डेटा, जियोलॉजिकल डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है, जिसे प्राइवेट निजी निवेशक भी उस डेटा का अध्ययन कर और खनिज का प्रस्ताव सौंप सकते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एक मशीन, इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी मशीन का भी लोकार्पण किया, वहाँ पर 33 स्टॉल लगे हैं। इसमें सभी प्रकार के स्टॉल हैं जो सर्वे करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, जो मशीनें प्रोवाइड करते हैं, मशीनें बनाते हैं और जो माइनिंग का काम करते हैं, और एम सैंड से लेकर के तमाम प्रकार के ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों पे काम करते हैं। उनमें भी पिछले कल भी 1000 से अधिक लोगों ने उसको देखा, मतलब बच्चों को, और उसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, पर जो प्रोफेशनल्स हैं और कंपनी के लोग हैं, और आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने उसको अवलोकन किया, एक दूसरे से नंबर और अपना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया। कल के उद्घाटन सत्र में सबसे पहले मध्य प्रदेश की ओवरऑल विकास की जानकारी, खनिज क्षेत्र की जानकारी प्रदान की गई। उसके बाद औद्योगिक निवेश संभावनाओं पर चर्चा हुई। भारत सरकार की डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन ने विशेष करके जो प्राकृतिक गैस और जो कोल बेस्ड मीथेन है, CBM है, उसमें जो निवेश हो रहे हैं और जो होने वाले हैं उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया, और हम लोग बहुत उत्साहित हुए। हमें बड़ी खुशी हुई कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े आकार में CBM लगातार मिल रहा है, और ONGC के कुछ प्रपोजल एडवांस स्टेज में हैं, कुछ में काम शुरू होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो नॉलेज पार्टनर हैं हमारे, उनके राजीव मैत्रा जी ने काफ़ी विस्तार से बताया कि पूरे विश्व के परिदृश्य में भारत कहाँ है और भारत के अंदर हम मध्य प्रदेश कहाँ हैं, और हमारे बढ़ने की गति दुनिया के गति के रेट से और भारत के रेट से भी अभी तेज़ी से हम चल रहे हैं आगे। श्री विक्रम ने जो हैदराबाद में एक सेंटर चलाते हैं, उन्होंने अपने पूरे टेक्नोलॉजी और जो क्रिटिकल मेटल हैं, जो रेयर अर्थ मेटल हैं और ऐसे मिनरल या मेटल जिससे देश की सुरक्षा, स्पेस रिसर्च, अन्य प्रकार के रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ये सब कुछ उस पर रिलेटेड है, उनके बारे में हम लोग जाने और उससे हमें लाभ मिला। और उस सेशन के अंत में चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में मध्य प्रदेश के एक बहुत ही अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ते मध्य प्रदेश के बारे में अपनी अनुभव और अपने नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने जानकारी दी। इसके बाद तकनीकी सत्र हुए जिसमें IIT तिरुपति के प्रोफेसर अरुण PV ने AI और मशीन लर्निंग का उपयोग कैसे होता है माइनिंग में, उसके बारे में बताया। हमारे MP SADC के संदीप गोयल जी ने, जो अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें
खनिज के उत्खनन और भंडारण को बिना फिजिकली टच किए फोटोग्राफ से और सैटेलाइट मैपिंग से और ड्रोन फोटोग्राफ से कैसे हम उसको एसेस कर सकते हैं, उसके बारे में एक बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया। ISM धनबाद जो माइनिंग के क्षेत्र में देश का सबसे जाना माना संस्थान है, अब वो IIT धनबाद हो गया है, पर ISM कहने से हम जल्दी उसे पहचानते हैं। वहाँ के जो प्रोफेसर्स आए थे दोनों कल, मिस्टर दानिश और मिस्टर संजय, उन्होंने इसके बारे में और स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। और हेक्सागन माइनिंग के जो एक्सपर्ट थे मिस्टर अंकित शुक्ला, उन्होंने ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों प्रकार की माइनिंग में डिजिटल सॉल्यूशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद लंच के बाद हमारे तकनीकी सत्र शुरू हुए, जिसमें इस बड़े हॉल में कोयला और बिजली क्षेत्र पर मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, समय की कमी है, उस पर विस्तार से बात हुई और उसमें आगे क्या क्या संभावनाएं हैं उस पर चर्चा हुई। दूसरे हॉल में लाइमस्टोन और सीमेंट उद्योग के बारे में बात हुई। अभी सब आकलन करने से हमें लगा कि अगले 3-4-5 सालों में कम से कम तो 15 से 20 हज़ार करोड़ का सीमेंट इंडस्ट्री में केवल इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, क्योंकि जिस तेज़ी से देश में डिमांड बढ़ रही है और जिस तेज़ी से कंक्रीट का काम, चाहे पुल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हाईवेज हो, ब्रिजेज हो, हर जगह रियल एस्टेट है, शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सीमेंट की बढ़ती मांग को देखते हुए इस पर काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई और बहुत ही उत्साहजनक इस पर चर्चा हुई। मैं व्यक्तियों के नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समय की कमी है। खनिज के बेनिफिशिएशन पे काफ़ी बात हुई कि कैसे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसमें जोर है कि वैल्यू एडिशन होना चाहिए। पहले की तरह नहीं हो कि जब अंग्रेजों का राज था तो यहाँ से खनिज जाता था बाहर और फिर बाहर से वो प्रोसेस्ड होकर के फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास आता था। तो यहाँ से 1 रुपये की चीज़ गई, वहाँ से 5 रुपये की चीज़ बन के आई। ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ उसका उत्पादन हो रहा है तो वैल्यू एडिशन यहीं होना चाहिए, ताकि हम उसको 1 रुपये की चीज़ को 5 रुपया करके हम बाहर भेज सकें। जो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उस पर हॉल 2 में चर्चा हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी के यूज और किस प्रकार से कई जगह जो पायलट चल रहे हैं उसके बारे में बातचीत हुई, स्पेशली एक्सप्लोरेशन के बारे में, क्योंकि एक्सप्लोरेशन से ही बिगिनिंग होती है, पहले खोज होती है। उदाहरण के तौर पे आज से 10 साल पहले कोई कहता है कि मध्य प्रदेश में इतना कोल बेस्ड मीथेन मिलेगा, तो हम कहते हैं तो काल्पनिक बात है, यहाँ तो होता नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे भंडार निकल के आ रहे हैं, ऐसे ही अन्य प्रकार के भंडार निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन पे बात हुई, जिसमें उस सत्र की अध्यक्षता भी DG हाइड्रोकार्बन ने की थी। उसमें फिर से और विस्तार से उसमें गेल और ONGC के सीनियर ऑफिसर्स से, डायरेक्टर्स थे, उनके सामने मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में बात की गई। और लास्ट में एमसैंड के बारे में जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं उनसे चर्चा हुई और हमें बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं, जिनको हम लोग अपनी प्रस्तावित नीति में शामिल करेंगे और फिर उसको सक्षम अनुमोदन के बाद हम उसको जारी करेंगे। आज सुबह की जब शुरुआत हुई तो माइनिंग क्षेत्र के लोगों के जो थोड़े बहुत कष्ट हैं उनसे संबंधित जो विभाग हैं उनके सबसे सीनियर ऑफिसर्स को हमने यहाँ बुलाया था और वो सब लोग आए थे और सब ने काफ़ी समय दिया। आप साक्षी हैं उसके। आपके हर प्रश्न, हर सुझाव, हर बिंदु पे चर्चा हुई। सबसे पहले वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल साहब ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार परिवेश पोर्टल में आपको हम मदद करेंगे, कैसे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं और सुविधाजनक हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती है कानून की वजह से, वो भी आपको एक्सप्लेन किया गया। फिर उसके बाद मैंने कुछ बिंदु रखे थे जिसमें सभी प्रकार के सेक्टर को टच करते हुए और कहाँ कहाँ पे नए टेंडर आ रहे हैं, किस प्रकार के भी ऑक्शन लग रहे हैं और कैसे हम माइनिंग ऑक्शन और उसके ऑपरेशन को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं ताकि रोजगार भी बढ़े और राज्य का राजस्व भी बढ़े। फिर भारत सरकार के डायरेक्टर अंशु पांडे जी जो मंच पर बैठे हैं माननीय CM साहब के बगल में, उन्होंने बहुत ही अद्भुत प्रेजेंटेशन दिया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी की कल्पना के अनुरूप पूरे वैश्विक स्तर पे भारत काम कर रहा है। हमने अलग से एक PSU बनाया है जो विदेशों में, क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो इंडिया में नहीं मिल पाए हैं अभी तक, उसके लिए हम विदेशों पे निर्भर हैं, तो कैसे हम सिक्योर कर सकें अपनी सुरक्षा को और हम वहाँ से ले सके। उस बात से लेते हुए जो पोर्टल की मैंने बात की उसकी जानकारी मिली, जो जियोलॉजिकल डेटा उपलब्ध है, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, उससे कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में बात हुई। फिर मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग, क्योंकि ज़मीन का विषय इसमें जुड़ा रहता है, उसके अपर सचिव ने विस्तार से बताया और आपको जितना हम कर सकते थे सीमित समय में हमने एजुकेट किया। श्री नवनीत कोठारी ने जो MSME के सचिव हैं, MSME पॉलिसी और किस प्रकार से हम आपको मदद करते हैं उसके बारे में जानकारी दी। पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरह तरह की अनुमति, CTE, CTO, इसके बारे में जो जिज्ञासा रहती है, तो श्री गुलशन बामरा यहाँ उपस्थित थे, प्रमुख सचिव, उन्होंने विस्तार से बताया, आपके प्रश्न भी लिए और आपको एक्सप्लेन किया।
मुख्य सचिव महोदय ने उसको एंड किया और उसमें फिर से उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और सक्षम मैन पावर को तैयार करना ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, इस पे जोर देते हुए जो नए क्षेत्र हैं, स्टार्टअप हैं, उनके बारे में भी काफ़ी जोर दिया। लंच के बाद भी कुछ टेक्निकल सेशन हुए थे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे श्री पीयूष राणा जी ने प्रेजेंटेशन दिया। डिजिटाइजेशन इन द माइनिंग सेक्टर पे डेलॉयट के तुषार चक्रवर्ती जी ने प्रेजेंटेशन दिया और एआई पावर्ड स्मार्ट एनफोर्समेंट सिस्टम पे रेलटेल के मिस्टर रविंद्र सालुके ने आईचेक गेट और उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। और अंत में फिमी के हर्ष त्रिवेदी जी ने, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री है, उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्रोथ पोटेंशियल और फिमी क्या कैसे काम कर रही है और कैसे हम लोग मिलकर आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में बताया। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा इस अनुरोध के साथ कि अभी 3-4 मिनट के कुछ और छोटे छोटे बिंदु हैं, उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी के विजन को सुनेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 17-18 अक्टूबर खनिज आधारित उद्योगों में निवेश को लेकर के ये जो सुंदर कल्पना की गई है, मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पीएस श्रीमान संजय शुक्ला जी ने अपनी विस्तार से बात कही और बदलते दौर में मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ और कैसे पहुँच रहा है, इसके कुछ छोटे से उदाहरण दे करके बताना चाहा। मंच पर ही विराजमान डॉक्टर नवनीत कोठारी जी, सेक्रेटरी एमएसएमई, अंशुल पांडे जी, बी साईराम जी, अजीत कुमार सक्सेना जी, इंद्र देवनारायण जी, दीपेंद्र सिंह जी, अनुराग चौधरी जी, ये हमारे भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारी यहाँ विराजमान हैं और देश के कोने कोने से आप सब भी आए। आपका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हमारे आज के इस माइनिंग कॉन्क्लेव में आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि सभ्यता, संस्कार, संपदा और संसाधनों से परमात्मा ने सभी राज्यों में जो कुछ दिया है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को थोड़ा ज़्यादा मिला। ये हमारा सौभाग्य है और मध्य प्रदेश का गौरव है। ये रत्नगर्भा वसुंधरा जब सौरमंडल की रचना हो रही होगी, उस सौरमंडल की रचना में जब पृथ्वी का अवतरण हुआ है तो कई सारी विशेषताओं को लिए हुए ये हमारी धरती माता इस सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह बन करके सबके बीच आई है। और जैसा कि हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता है और संस्कृति हमको अपनी कुछ और आगे ले जाती है। ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के निष्कर्ष से निकाल करके कई सारी बातों को इन्हें हमसे अपने जीवन से ग्रहों की रचनाओं को जोड़ करके भी बताया है और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया है, सबकी आयु भी निश्चित बताई है। और आज नहीं तो कल इस क्रम से कोई बाहर नहीं जाएगा। हमारे अपने जीवन में जिस प्रकार से हम परमात्मा की एक कृपा से एक अपनी उम्र लेकर आते हैं, ना हम इसमें कोई क्षण भर घटा सकते ना बढ़ा सकते। एक निश्चित क्रम में आपका जन्म होता है, जन्म पे आपका कोई बंधन नहीं है और जैसे ही आपका जन्म का समय पूरा होगा, आपके उस सारे प्रयत्न करने के बाद में भी आप कुछ भी कर लो, उसके बाद आपको अपनी इस संसार लीला से विदा लेना ही लेना है। लेकिन आने और जाने के क्रम में कुछ कॉमन चीज़ें बताई है, उस कॉमन चीज़ों में हमको एहसास भी है। इसलिए कई दुनिया के देशों से हमारे देश की कई मत भिन्नता भी भाव के आधार पर। हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमको अगर इस ब्रह्मांड को समझना है तो अपने इस शरीर की रचना को समझ लोगे तो ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये हमारी संस्कृति हमको बताती है। और उसी में हमारे अपने काम करने के तरीके में भी वो बात आई जाती है। हमारी अपनी रत्नगर्भा इस पृथ्वी माता को हमने माता संस्कृति से जोड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ मातृ सत्ता को प्राधान्यता दी है और मातृ संस्था को प्राधान्यता देने में हम अपने इस कुटुंब परिवार को तो विश्व की पूरी कुटुंब की कामना करते हैं, लेकिन ग्रहों में सारे ग्रहों को हमने पितृतुल्य माना, लेकिन मातृतुल्य अगर किसी को माना तो इस वसुंधरा को माना है, जिसके हम पुत्र हैं, जिसका आनंद हम सबको। और उसी नाते से हमने उसको धीरे धीरे वसुधा को नहीं, हमने अपने 200 से ज़्यादा देशों में भी
अपने आप को भी, अपने देश को भी मातृ संस्था से जोड़ा है। इसलिए मातृ सत्ता के आधार पर हमने, दुनिया के सारे देश वो अपने आप को पितृ सत्ता से जोड़ते हैं। तो वो कोई अमेरिका माता नहीं बोलता, इंग्लैंड माता नहीं बोलता, एकमात्र देश है जो भारत माता की जो बोलता। हमें इस बात का गर्व है, क्योंकि जैसे हम मातृ सत्ता से जुड़ते हैं तो हम मातृ की, एक माता की कल्पना करें, कामना करें, बच्चे के जन्म से लेकर के उसके अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण यात्रा मुकाम तक सारे लोगों की पूर्ति हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अपने संस्कृति में बताया गया कि जीते जी अगर आपने देवता नहीं देखे हों, हमने माताओं को, अपने पिता को देव सत्ता के नाते से सीधे सीधे स्वीकार किया है। ये हमारे संस्कृति ने हमको सिखाया है। इसी नाते से हम अपने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उनको देवता के बराबर मानते हैं। और केवल मानते नहीं, ये हमने एहसास भी किया। जैसे हमारी रचना, हमारी रक्त धमनियाँ हमारे शरीर से अपने रक्त का प्रवाह करते हुए जीवन देती है, उसी प्रकार से हमारी इस वसुंधरा के अंदर बहने वाली नदियाँ हमारे उस रक्त प्रवाह की समान इस रत्नगर्भा पृथ्वी के जीवंत होने के प्रमाण देती है। और इसलिए ये बाद में नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने अलग अलग प्रकार से प्राण ढूंढने का प्रयास किया। तो हमारे अपनी पृथ्वी के अंदर भी प्राण है, वनस्पति में भी प्राण है। ये आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये अब लोगों को मालूम पड़ रहा है और वो उसको पुरस्कार देते हैं। लेकिन हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम अपनी रत्नगर्भा से भी अगर लेने की कल्पना करते हैं तो हम इसका दोहन नहीं करते हैं, इसका शोषण नहीं करते हैं, दोहन करते हैं। और दोहन और शोषण में जमीन आसमान का अंतर है। दोहन का अर्थ ये है कि हम अपने लिए पा तो जरूर रहे हैं, लेकिन पाते पाते हमारे बीच में देने वाले की कृपा भी है और हमारा उदात्त भाव हम श्रद्धा से ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर हर एक जगह पर अपने जीवन में कदम कदम पर दोहन और शोषण के प्रतिकार करते हुए, इस बीच का अंतर समझते हुए हमने इसमें शोषण के बजाय दोहन को जोड़कर देखा। और दोहन को जोड़ने में हमारे जो कुछ हमारा है वो परमात्मा की कृपा से है, ईश्वर की लीला से है। इसलिए उस पर हमारा अधिकार है, हमारे देश का भी अधिकार है। लेकिन देश को भी हमने छोटा नहीं माना, इसलिए वसुधा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपन ने माना है। तो यहाँ जो मिला इसमें विश्व का भी अंश है। और जो विश्व के अंदर जो कुछ चाहिए या लेना देना है, इसको परस्पर हमारी अपनी उसी भाव को लें जिसको मैंने शब्दों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है। इसलिए हमारी यहाँ की संपदा को देखने में, लेने में, देने में मूल भाव का अंतर है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हमने खनिज संपदा की अगर बात कही है तो परमात्मा ने भी कृपा कैसी करी। वैसे तो देश पे कृपा करी, दुनिया के कई देश ऐसे, लेकिन वो 6 ऋतुओं के लिए तरसते हैं, 3 मौसम के लिए तरसते हैं। उनके यहाँ केवल गर्मी और बरसात के अलावा कुछ होता नहीं। लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध होने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे अपने देश का भी है और इस वसुधा का भी है, जिसकी विशेष कृपा से भारत की भौगोलिक रचना इस प्रकार से बनी। और उस रचनाओं के आधार पर देश के अंदर भी देखो तो लंबा हो जाएगा विषय। मुझे भी आपसे विनम्रता से क्षमा भी मांगना है कि मेरे पास कल से आज तक का समय था, लेकिन मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया। मैं आज ही समय मिला क्योंकि मैं कल से एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुछ अलग ही चमत्कार होते रहते हैं। जो हमने 4 जून को रिजल्ट पाया था भारत सरकार के विजय का, वो हरियाणा ने और परचम लहराया, उसका आनंद हमारे सबके सामने था। जब हरियाणा की प्रचंड जीत के बाद कल शपथ विधि के समय और विधायक दल के चयन में मुझे उपस्थित रहना था माननीय अमित जी के साथ, और उसका एहसास हम सबको है कि बदलते दौर में हमारे लिए ये स्वामी विवेकानंद ने जो 100 साल पहले कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी, उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, अन्यथा आपको सबको ध्यान में आएगा। 2014 के पहले हम अपने देश के बारे में, देश की संपदा के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहाँ हम कल्पना करते थे कि भारत नीचे से 5वें हिस्सों में आ रहा है, और कहाँ पलट के देखो तो 10 साल के अंदर भारत ऊपर से 5वें स्तर में आ रहा है। ये है मोदी जी का भारत और मोदी जी का विजन। कदम कदम पर हर साल होने वाले मंत्रिमंडल के, भारत सरकार के एक ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिनका अपना शैक्षणिक, उनकी अपनी उन्नति, बाकी चीजों का अनुभव कितने प्रकार का उनका सब प्रकार की चीजों में था। गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री 2-2 बार रहे, सबको लेके चलने वाले, बड़े विनम्र। लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर कभी कोयला घोटाला हो रहा, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा, मंत्रिमंडल के ऊपर भी जिनका नियंत्रण नहीं। ऐसे मौन रहने से क्या फायदा? आज करके देखे, ये है भारत सरकार और ये नरेंद्र मोदी का शासन करने का तरीका। भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने में तो कितने प्रकार से कीर्तिमान बना रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता में भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं, शुचिता में भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं।
देश को आगे बढ़ाने में भी उतना ही ध्यान दे रहा है। ये हमारी एक एक नीतियों को लेकर के, मैं अभी हाल ये बैठे बैठे जब बैठा आया था तो मेरा एक ध्यान गया, शायद आप लोगों का भी ध्यान गया होगा। ये यहाँ से वहां तक जितने अधिकारी बैठे हैं सबके यहाँ पे सफेद फूल रखे, मेरे पास पीले फूल रखे, और हमारे पीएस के पास पीले भी रखे और लाल भी रख दिए। मैं इसका कारण ढूंढ रहा था कि ये कारण क्या हो सकता है, तो मुझे पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला उसके तो सरकार तो हमेशा रहेगी, ये उसका प्रतीक है। सरकार चलाने वाला कैसा है ये उसका भी प्रतीक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैकेनिज्म तो वो का वही है, अधिकारी भी वही है, लेकिन अधिकारियों को छूट दे कि अगर पारदर्शिता की नीति बनाना है, अगर खदान की नीलामी बनाना है, नीलामी की कोई पॉलिसी बनाना है, तो मुझे इस बात का गर्व है इतनी साफ सुथरी पॉलिसी बने कि 10 साल के बाद 11वां साल चालू हो गया, एक भी कोई घोटाला कुछ लफड़ा झंझटबाजी अपने भारत सरकार के माध्यम से नहीं आया। और ग्रोथ कैसी हो रही, प्रगति कैसी हो रही, किस किस प्रकार से हो रही, कभी कल्पना कर सकते क्या? ये आज बदलते दौर में मुझे तो भगवान राम के चरण देकर आनंद आ गया कि हमारे यहाँ का अपना पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पे पहुंच रहा है। ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का गौरव और गर्व है, लेकिन संभव हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण से। ग्रेनाइट का बताया, अभी जो मुझे बताया कि ये जो वहाँ कर्नाटक में आमतौर पर हम ये सब चीजें खदान के मामले में आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु पे ही देखते थे, लेकिन हमारा अपना यहाँ की पत्थर की कृति, यहाँ की अपनी माइनिंग से निकली हुई कृति और उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च कोटि की अभी अपन यहाँ देख करके आ रहा है। और वो नहीं कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से आप सब ने भी, अभी मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत सरकार ने हमको नंबर 1 का पुरस्कार दिया माइनिंग नीलामी को लेकर, तो वो केवल भारत सरकार की उस पॉलिसी को धन्यवाद देते। अन्यथा ईमानदारी से कहो, मैं तो माइनिंग मिनिस्टर था, मैंने कहा ये झंझट है, मेरे पास एक मंत्रालय खाली रखा है, तो हमने सारे मंत्रालय में काम करता था। मुझे लगता कि ये जरा माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, इस पे साइन करो तो सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी पॉलिसियों के आधार पर सारे देश के सभी सरकारें, राज्य सरकारें अपनी गति से आगे बढ़ रही, जिसमें राफेल की गति भी कम पड़ रही, इतनी तेजी से हम चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज अब जिस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, और कितने प्रकार से मैं इसका अगर कोई हिसाब लगाऊं तो ध्यान में आता है। हमारे यहाँ तो अब हर महीने इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी जेट की गति से भी आगे तेजी से जा रहा है, सब सेक्टर के लिए लगातार। क्योंकि ये बात तो सत्य है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट विश्व में सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर की भी एक सीमा है। लेकिन हमारी बाकी जो संपदा है, बाकी जो हमारी संसाधन की क्षमता है, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत, और वो आगे बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर के सभी प्रकार के लोगों के लिए सबको जोड़ के चलते हुए, सबका साथ सबका विकास, खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए कि हमको हमारी यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है उनको काम मिलेगा, और हमारी जो खनन क्षमता है, हमारी भूगर्भ क्षमता है, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में अपनी आर्थिक प्रगति बनेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जब इस साल माइनिंग में लगभग हम अभी 10, 12 या 13 हजार करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पा रहे हैं। कितना है संजय जी? 10,000 का। हमने कहा इसको भी आप लगातार आगे 50हजार तक ले जाओ, ऐसा प्रयास करते रहो। और ये बात सही है कि व्यापारी व्यापार करने कब आते हैं, उद्योग धंधे लगते कब है? जब सरकार का साथ चाहिए, सरकार का भाव चाहिए, सरकार का आसरा और साथ चाहिए। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा, निश्चित रूप से आप सब मिलकर के हमारे सरकार के साथ खड़े होंगे तो आपको कहीं और फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश सरकार आपको यहां आमंत्रित कर रही है, और वो सब देने को तैयार है जो बाकी राज्यों में मिल रहा है। और कई मामलों में तो बाकी राज्यों से बढ़कर के भी जो हमारे अधिकारी जो चाह
बिगड़ रहा है, सीधी मशीन लग करके अंदर से रेती निकाल करके नदी की धारा बदलती है। अब ये बदलते दौर में, पुराने जमाने में उस रेती से काम चलता होगा, अब तो समय बदल गया और अब तो समय भी और आगे बढ़ गया कि नीचे आपका कोई और अयस्क निकल रहा है, ऊपर का रॉ मटेरियल से वही पीस दो तो ये बराबर हो गया, हमारे एमसेंट हो जाएगा। ऐसा ही तरीका है ना, ज्यादा समझता नहीं हूं लेकिन जितना समझता हूं उस पर से ही बताना चाह रहा हूं। तो ये जो हमारे पास में आम के आम गुठली के दाम जो सुनते थे वो यही तो है और क्या है। और वैसे तो मध्य प्रदेश में क्या नहीं है, मध्य प्रदेश तो इतना भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ भी सोना बचा था तो सोने की भी खदानों का संकेत मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सोना भी मिल रहा तो हीरा भी मिल रहा। और मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि जब वहां हीरा मिलता उस जिले का नाम पन्ना क्यों है। ऐसा लगता पन्ना भी कहीं से छिपा होगा। अभी पन्ना का नाम रहस्य समझ में नहीं आया है, क्योंकि मुझे बताया गया कि पन्ना अभी नहीं मिला। ऐसे ही है ना, लेकिन नाम अगर पन्ना है तो कोई कारण होगा इसे कि जहां हमारे पास जो जो चाहिए वो सब मिल रहा है। ऐसे में आज के समय पर खास करके हम सब मिलकर के, अब ये आज मुझे बताया गया कि हमारे अपने लगातार अभियान जो चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के उद्यमी और इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश को अभी तक लगभग 2,45,000 करोड़ से अधिक के तो निवेश के प्रस्ताव हमारे सभी सेक्टर के आए हैं। अब 2,45,000 किसको कहते हैं। और अभी इसी महीने हमारे हर महीने एक रीजनल कॉन्क्लेव हो रही है और इसलिए इस महीने की 23 तारीख को रीवा में होने वाली है। लेकिन अब तो देखो कमाल कैसा हो रहा है और माहौल कैसा बन रहा है। आज दोपहर में मैं माननीय पेट्रोलियम और खास करके हमारे ये केमिकल और फार्मा हमारे अपने मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ था। तो हमारी दो बड़े एक तरह से गेल और इसमें बीना वाले प्रोजेक्ट को लेकर के भारत सरकार के साथ पेट्रोकेमिकल का और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है और ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है। उस सेक्टर के लोगों को आमंत्रित वहां दिन में कर रहा हूं और शाम के समय माइनिंग वालों के साथ बैठा। इससे अच्छा भाग्य किसी मुख्यमंत्री का हो सकता है क्या। माध्यम से आपके काम करते करते कई लोगों के पेट आप पालते हो और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हो। इसलिए उद्योग करते करते कई लोगों के पेट आप पालते हो और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हो। इसलिए उद्योगपति की ज्यादा बड़ी भूमिका है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सरकारी नीतियों का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का जो संकल्प है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास शब्द बड़ा है। हम और आप मिलकर के जो हमारी व्यवस्थाओं की सीमा है उन सीमाओं को बनाए रखते हुए सबका विश्वास बनाए रखें। और जब ये सब करेंगे तो सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मेरी अपनी ओर से आज मुझे बताया गया कि आज में हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की, ये तो लगभग 10 से 11 हमारी अपनी कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए। मैं खोल के तो नहीं बताऊंगा, समय कम है, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ के अपने प्रस्ताव आज ही मिले। मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारी ये 2 दिन की कॉन्क्लेव ये सफल हुई है। माइनिंग की अलग अलग प्रकार से स्टील प्लांट भी है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भी है, फेरो अलायंस भी है, कोल बेड मिथेन और कोल गैसिफिकेशन और खास करके ये बैतूल जैसे बेल्ट में और छिंदवाड़ा में भी, और लगभग 5,000 करोड़ का अकेला इसी में ये इन्विनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड द्वारा है। और डालमिया ने सीमेंट प्लांट और क्या क्या, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। 20,000 करोड़ का। जब आप साफ मन से, शुद्ध अंतर्मन से और अपनी भावनाओं से अगर परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हो तो इसी प्रकार से सब क्षेत्रों में परमात्मा आशीर्वाद देता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये क्रम आखिरी नहीं है। लगातार आप मध्य प्रदेश से प्रेम बनाए रखेंगे। आप सबका पुनः वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने इतनी बारीक चीज़ों को भी देखा, समझा और हम सभी के सामने उसको बताया।